अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं मौलाना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं वो उनका जरा मैं तारुफ कराता चलूँ। मैंने लफ्ज़ शख्सियात इस्तेमाल किया है। एक शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और एक शख्सियत ऑनलाइन है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, शोबा वकालत से उनका ताल्लुक है, तजज़िया कारी में महारत रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तजज़िया कार मोहतरम जनाब राजा नज़ीर एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। राजा साहब कैसे? दुआएं हैं। सबसे पहले आपकी आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। मैं नाज़रीन आपको दूसरी शख्सियत का भी तारुफ कराता चलूँ, वो ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद होंगी। शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक है, तवील अरसे से शोबा से मुंसलिक हैं और तजर्बे की ये तवालत तकरीबन कई दहाइयों पर मबनी है। कॉलम निगार हैं, सहाफ़ी और तजज़िया कार मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम राना साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त और तजज़िये का, आपने कीमती वक्त निकाला, प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, शिरकत करेंगे, थैंक्स अ लॉट। चलता हूँ मैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली स्टोरी जो जिसका हम जिक्र करेंगे, जो लीडिंग स्टोरी और अखबारात की जीनत बनी है, वो है जी पीडीएम की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। अपोजिशन ने इत्तफाक कर लिया। स्टीयरिंग कमेटी का इजलास 5 अक्टूबर को तलब किया गया है। राजा साहब, अपोजिशन एपीसी और उसके बाद ये सारी की सारी सूरत हाल, पीडीएम की क़यादत या सरबराही जो है वो मौलाना के हिस्से में आ गई है, तो कैसे देख रहे हैं? राना साहब देखें, मौलाना साहब बड़े तजर्बाकार पॉलिटिशियन है और जब से ये गवर्नमेंट मैर्ज़ वजूद में आई है तब से वो बगैर लगी लिबर्टी के बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका एक मौक़िफ़ है। स्टार्ट से तो उन्होंने कहा था कि ये सिरे से इलीगल गवर्नमेंट है, इसे एक दिन भी नहीं मिलना चाहिए, जबकि बाकी जो पार्टीज थी उनका ये था कि डेमोक्रेसी चलनी चाहिए, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत उन्होंने रिगिंग के एलिगेशंस के बावजूद उन्होंने इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया। और जो बड़ी पार्टीज थी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इनको टेन्योर पूरा करने दें ताकि लोगों को पता चले कि ये कितना डिलीवर कर सकते हैं जो इन्होंने ख्वाब दिखाए हुए थे। लेकिन मौलाना साहब का पहले दिन से ही इस पॉइंट पे इख्तलाफ है, बाकी पोजीशन के साथ भी, रिगिंग के हवाले से भी और इस गवर्नमेंट के मैर्ज़ वजूद में आने की जो वजूहात थी, जो रीजंस थी, जो व्हाट्सएवर जो बिल्कुल बहुत सारे जी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है जो सिनेरियो इस वक्त बन चुका है कि जिस तरह एहतसाब का एक वन साइडेड एक सिस्टम चल पड़ा है और जिसमें तकरीबन अपोजिशन ही क्रश हो रही है, तो उसमें अपोजिशन को ऐसे बंदे की लीड की जरूरत है जो बिल्कुल फ्रंट फुट पे अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बगैर लगी लिबर्टी के जो अपोजिशन का मौक़िफ़ है उसको बयान करे और अपोजिशन को लेके लीड करे। और दूसरा, अब जो सूरत हाल बन गई है जिस तरह के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी अरेस्ट हो चुके हैं, ये पहले से प्रेडिक्शन थी, अपोजिशन को पता था कि सियासी मुकदमात जो है वो जूं अब आगे डिलीवरेंस में नाकामी हो रही है गवर्नमेंट को, तो वो अपनी उस नाकामी को छुपाने के लिए मुझे लगता ये है कि वो अपने उस नारे की तरफ, एहतसाब का जो नारा उन्होंने लगाया था, अब उसकी तरफ लोगों का, जब लोग डिलीवरेंस और रिलीफ मांगते हैं तो वो अपने उस पहले नारे की तरफ चले जाते हैं। हुकूमत की आप बात कर जी, हुकूमत की तरफ। तो यदि आपको ये लगता है, मैं क्योंकि अभी तो यही बात कर रहा हूं कि सरबराही जो है मौलाना के हाथ में आ गई है, तो मौलाना की सरबराही में ये जो पीडीएम है और स्पेशली एहतजाजी जो एपीएस के फैसले थे, एहतजाज और मुल्क की एहतजाजी तहरीक, उसमें इस सरबराही को आपको लगता है कि कामयाबी नजर आती है? देखें, मैं समझता हूं कि अपोजिशन से बढ़ के हुकूमत के अपना जो रवैया और तरीकाकार है वही काफी है इसकी कामयाबी के लिए, क्योंकि एक तो बिल्कुल वन साइडेड इनका एहतसाब का निजाम है जिसकी वजह से बिल्कुल नजर आ रहा है अवाम को भी, पार्टीज को भी, हर जो सियासी शऊर रखने वाला बंदा है उसे पता चल रहा है कि अपोजिशन को, जमहूरी ताकतों को किस तरीके से क्रश किया जा रहा है। तो एक तो ये इटसेल्फ ही काफी है। सही। फिर उसके बाद मैं समझता हूं कि चूंकि मौलाना साहब मंजे हुए पॉलिटिशियन है, उन्हें सारी सियासत के कॉर्नर्स का, दाव पेज का, हर एक चीज का उन्हें बखूबी इल्म भी है, तो मैं समझता हूं कि काम बढ़ेगा आगे और अपोजिशन का जो प्रोटेस्ट है, उनकी जो रैलीज हैं, उनके जो जुलूस हैं, यानी ये जो फैसला किया गया है जिस पर अपोजिशन का इत्तेफाक है वो बेहतर जी, ये अपोजिशन के लिए मैं समझता हूं कि ये बेहतर साबित है। बेरी साहब, आपसे मैं यही सवाल रखूंगा क्योंकि पीडीएम की जो क़यादत है वो मौलाना फजलुर रहमान को सौंप दी गई है और अपोजिशन ने इत्तेफाक किया है इस फैसले पर और इस क़यादत और सरबराही पर, तो कैसे देख रहे हैं आप ये जो एहतजाज शुरू किया था एपीसी के बाद, जो एहतजाजी तहरीक थी, उसमें ये क़यादत कितना किरदार अदा करती हुई नजर आती है आपको?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना अदील साहब, बात असल में ये है कि अगर हम देखें तारीखी तौर पर तो मुफ्ती महमूद साहब भी पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के सदर बने थे 1977। बिल्कुल। तो ये बुनियादी तौर पर एक तसलसल है और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी ये मान लिया गया है कि वो उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पर वो एक बैलेंस किरदार अदा कर सकते हैं। हमने इससे पहले देखा है कि ARD के अंदर दोनों बड़ी जमातें शामिल हुई और उस वक्त भी नवाबजादा नसूरुल्लाह खान साहब को उसकी सदारत दी गई। तो ये बुनियादी तौर पे एक अच्छा फैसला है और मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो एक कद बन चुका है और जिस तरह उनका एक स्टांस रहा है इस सारी सूरत हाल के अंदर, और फिर पिछले साल उन्होंने साबित किया है कि वो अवाम को भी अपने साथ लेके निकल सकते हैं। तो इन तमाम चीजों के बाद हम ये समझते हैं कि ये एक बेहतर फैसला है। और क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जब APC के अंदर खिताब किया और खिताब के बाद जिस तेजी के साथ वो आगे की तरफ आए हैं, तो असूली तौर पर इस वक्त सियासत उनके इर्द गिर्द घूम रही है। और ये कल भी उन्होंने ही नाम तजवीज किया और कुछ रिजर्वेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एक बड़ा फैसला है और हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर इसके बहरहाल बेहतर नताइज निकलेंगे और सियासी जमातों को इसका फायदा होगा जो फैसला आज किया है। यानी अपोजिशन की जमातों को। जी, मेरी मुराद अपोजिशन की जमात। सही, लेकिन मेरी साहब आपने एक जुमला इस्तेमाल किया कि ये भाई तसलसल है, जिस तरह आपने वो पहले तारीख का हिस्सा बताया है, तो ये तसलसल आपको इत्तफाकन नजर आता है या वाकई इसके बारे में कोई प्लान किया गया? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये प्लान था और जो लोग इसको देख रहे थे बहुत क्लीनली, उनको अंदाजा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अब इस स्टेज पर आ गए और ये फैसला तो कल सामने आया है, लेकिन जो लोग थे हमारी तरह के वो बहुत दिनों से ये सोच रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इसकी सदारत करेंगे और ये मेरा ख्याल है बिल्कुल सही फैसला हुआ है। और जिस तरह हमने ARD में देखा था कि सेक्रेटरी जनरलशिप जो थी वो मुस्लिम लीग को मिली थी और सीनियर नायब सदर जो थे वो पीपल्स पार्टी के थे, तो ये सेम वही पैटर्न है। इस पैटर्न के अंदर कोई फर्क नहीं। यूं कह लें कि इत्तेहाद भी आपको तसलसल का हिस्सा ही नजर आता है। लेकिन मैं एक और जुमला पूछना चाहूंगा कि जहां आप कह रहे हैं कि अपोजिशन को इसकी तकवीयत मिलती हुई नजर आ रही है, तो हुकूमत को कहां देख रहे हैं इस सरबराही के बाद, इस तहरीक के हवाले से? देखिए, हुकूमत का मसला यह है कि हुकूमत ने कभी भी हुकूमत की तरह हुकूमत की नहीं है पिछले 2 साल के अंदर, और हुकूमत ने कभी ये चाहा नहीं है कि वो अपने साथ अपोजिशन को लेकर चले, बदकिस्मती से। इसलिए हुकूमत का शायद इतना ज्यादा वो नहीं है, हुकूमत इतना समझ नहीं रही है। और हमने देखा है कि जिस वक्त भी आप मुश्किल की तरफ जाते हैं तो उस वक्त सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है। अब जिस किस्म का APC के बाद जिस किस्म का रवैया हुकूमत की तरफ से आ रहा है, वो मिसाल के तौर पे इसके पारे को बढ़ा रहा है। और PCM पता नहीं खुद अभी तक इतनी मशहूर हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन हुकूमती तर्जुमानों ने, वुज़रा ने जिस तरह उसका नाम लेकर, और हमने देखा कि इमरान खान साहब भी वापस जो है वो स्टूडियो के अंदर आ गए टेलीविजन के, और वो भी अब इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं जो बिल्कुल दूर चले गए थे मीडिया से और बाकी चीजों से। तो इसलिए ये सारी बातें बता रही हैं कि एक हुकूमत के ऊपर इसका एक बहुत शदीद असर है। और जिस किस्म की गुफ्तगू अब हो रही है, जिस तरह नवाज शरीफ के खिताब पर पाबंदी लगाई गई है, ये सब वही पुराने टैक्टिक्स हैं जो हमने 90s में भी देखे और 90s के बाद भी देखे, लेकिन इसका बहरहाल रिजल्ट कभी भी हुकूमत के लिए अच्छा नहीं निकला। सही सही। राय साहब, मैं आपकी जानब आऊंगा और यही सवाल मेरा आपसे भी होगा कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत वाकई, यानी ये जो फैसला है क़यादत का मौलाना के हक में जो गया है, अपोजिशन को कहीं ना कहीं वो सूट करता है, लेकिन हुकूमत को कैसे देख रहे हैं आप? देखें, हुकूमत के लिए ना मुश्किलात डे बाय डे बढ़ रही हैं, क्योंकि वो जो ख्वाब थे, वो जो लोगों को गुमराह करने का इनका तरीकाकार था, वो जूं जूं अयां हो रहा है लोगों के ऊपर, तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। वो अपोजिशन के प्रोटेस्ट की सूरत में भी वक्ती तो मुश्किलात है ही, लेकिन ओवरऑल जो है ना, जो जो ये गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी, अपना टाइम टेन्योर पूरा करने पे आएगी, तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के लिए और इन लोगों के लिए
अगर कल मैं कहता हूं कि टेन्योर कंप्लीट करके जब लोगों के पास ये निकलेंगे अगले इलेक्शन के लिए अपना को मौकफ लेके, तो बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। लेकिन ये तो आपका कहना है, लेकिन शेख रशीद की पेशगोइयां तो वैसी की वैसी हैं। शेख साहब तो यही बात कर रहे हैं कि जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है कि वाज़े तौर पे वो कहते हैं नवाज शरीफ जो है वो लंदन में बैठ के साजिशें कर रहे हैं, साजिशों में ये साजिशें की जा रही हैं उनकी जानिब से, और साथ में वो कहते हैं नून से शीन जो है उसका जो है ना अलग होना वो अटल है, वो पक्की बात है, उसमें तब्दीली नहीं आएगी। लोगों को समझ नहीं आ रही उनकी बात की, तो आप कैसे देख रहे हैं? राना साहब, शेख साहब तो बादशाह इंसान है, सियासतदान तो चले बड़ी बात होती है, लेकिन मैं वो ऐसी बातें करते हैं कि जिनका कोई हकीकत से कोई तल्लक नहीं होता। अभी मैं आ रहा था तो मरी रोड के ऊपर उनकी एक तस्वीर और उनके भतीजे की एक तस्वीर लगी हुई थी और ऊपर लिखा हुआ था कि रावलपिंडी की तरक्की के 2 निशान। सही। मैंने आगे पीछे बड़ा देखा कि उनका कोई काम नजर आए कि पता चले कि शेख रशीद की तरक्की का कोई निशान मिले, लेकिन मुझे नजर नहीं आया। तो इस तरह की ऐसी गैर इस तरह की बातें वो समझते हैं कि शायद को सियासत शोगल है, लेकिन अब देखेंगे कि बार बार इस शोगल में ये शोगल नहीं है। लोग डिलीवरेंस मांगते हैं, लोग तवक्कात लेके जो इन्होंने पिछले टेन्योर्स में जो ख्वाब दिखाए थे, लोग समझ रहे थे कि ये फुलफिल कर देंगे, लेकिन अब पता चल रहा है लोगों को, और अच्छी बात है कि लोग खुद इसको असेस करें। और यहाँ पे या आजकल जो वो पेशगोइयां कर रहे हैं वो सिर्फ अपने हल्के के हवाले से थोड़ी कर रहे हैं। सियासतदान तो वहाँ है दिग्गज किस्म के, और कई बार वो असेंबली का हिस्सा रह चुके हैं जिसका वो बार बार जिक्र भी करते हैं, और इतनी पेशगोइयां वो कर चुके हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच होती हुई भी तो नजर आती है। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए और जिस तरह वो बोल रहे हैं, वो कहीं कहीं तर्जमानी तो पाक फौज की भी करते हुए नजर आते हैं, कहीं कहीं वो हुकूमत या कलमदान जो उनका उनके बारे में बोलें या ना बोलें, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये पेशगोइयां या नून लीग में या नून और शीन का कोई तफरका या टूट फूट है? राना साहब देखें, पहली बात है कि पाक फौज ने अपने तर्जमान बहुत अच्छे रखे हुए और उनसे अपने ऑफिशियल स्पोक्समैन होते हैं। इस तरह के लोग जो खुद साख्ता स्पोक्समैन बनते हैं, आपको पता है उनकी क्या हैसियत होती है, एक बात। और दूसरी बात कि उनकी जो पेशन गोइयां और उनका आपने कहा ना कि इलेक्शन में उनका इतनी दफा कामयाब हुए, मैंने कहा कि जिस दिन वोट जो अवाम ने पोल किए उनकी गिनती से ये होगी तो शेख साहब जैसे लोग शायद सियासत से हमेशा के लिए आउट। आपको ये लगता है कि कुछ ऐसी सूरत हाल रही है? ऐसे होगा। सही। मेहदी साहब, मैं आपसे भी यही पूछना चाहूंगा कि ये शेख रशीद साहब की जो पेशगोई हैं वो बार बार पेशगोई करते हैं और वाज़े तौर पे कह रहे हैं, एक तो वो नवाज शरीफ के हवाले से कि वो साजिशें कर रहे हैं, और दूसरा वो कहते हैं कि नून और शीन का अलग होना वो अटल है। तो कैसे देख रहे हैं, वाकई कोई ऐसी बात है? देखिए, बात असल में ये है कि मैं नहीं समझता कि वो पेशन गोइयां करते हैं। बुनियादी तौर पे उनकी इंफॉर्मेशन होती है और इसमें कोई इस वक्त दूसरी राय नहीं है कि वो पाक फौज के तर्जुमान है, और पाक फौज के अगर वो तर्जुमान ना होते तो वो पाक फौज उनको मना करती, वो जिस किस्म के सेंसिटिव इशूज के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। तो इसलिए शेख रशीद साहब जो कुछ भी कह रहे हैं वो अपनी मालूमात की बुनियाद पे कह रहे हैं। हाँ, जहां तक उनकी ख्वाहिशात उसमें शामिल हो जाती है, जिसमें वो मुस्लिम लीग के तोड़ने की बात कर रहे हैं या उसमें ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, तो ये बातें हमने मुखालफीन के मुंह से 1993 से सुन रहे हैं, जब से गुलाम इसाक खान से नवाज शरीफ साहब के मसाइल पैदा हुए थे कि शहबाज शरीफ अलहदा हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मैं जाती तौर पर यह बात जानता हूं कि नवाज शरीफ साहब जो फैसला कर लें, फिर वो शहबाज शरीफ हों कि उनके दोनों बेटे हों, वो फिर उसके पीछे चलते हैं। हाँ, उससे पहले जरूर अपनी राय देते हैं, और मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को भी जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि नवाज शरीफ साहब की आदत है कि वो लोगों के साथ बड़ी मुशावरत करते हैं, लेकिन फैसला उन्होंने खुद करना होता है, और वो फैसला कर कर मुशावरत अक्सर कर रहे होते हैं, और वो उसके हम ख्याल बना रहे होते हैं अपने लोगों को। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि नून और शीन का कोई फर्क है। और सच्ची एक और बात भी की जाए कि वोटर जो है ना जी, वो नवाज शरीफ के साथ नथी है, वो नवाज शरीफ का वोटर है, वो किसी दूसरे का वोटर नहीं है। हमने ये देख लिया मुशर्रफ के दौर में कि जो दूसरा बड़ा धड़ा था चौधरी शुजात साहब का, उनके जरिए से मुस्लिम लीग के अंदर नकब लगाई गई, लेकिन उसका क्या रिजल्ट निकला? आज गुजरात के अंदर भी चौधरी बरादरान जो है वो नहीं जीत सकते अपने ऊपर, अपने भरोसे पर। तो इसलिए ये जो है, ये सारी बातों की कोई अहमियत नहीं, लेकिन सियासत के अंदर ऐसी बातें की जाती है। हुकूमती तर्जुमान या उसने यही बात करनी है, क्योंकि शेख रशीद अगर ये बात नहीं करेंगे
तो वो तो वजीर भी नहीं रहेंगे और एमएनए भी नहीं रहेंगे। हमने ये देखा कि जवेद हाशमी साहब के साथ वो बुरी तरह हार गए थे, तो इसलिए उनको कहीं ना किसी धड़े के साथ जुड़े रहना है। और अपने लेकिन मेहदी साहब, वो जो आप जुमला बोल रहे हैं, एक तरफ तो आप कहते हैं कि कोई दूसरी राय नहीं है, वो पाक फौज के तर्जुमान हो सकते हैं क्योंकि कोई तरदीद नहीं आती या कोई ऐसा बयान नहीं आता पाक फौज की जानब से, और दूसरी जानब आप ये कह रहे हैं कि कुछ उनकी ख्वाहिशें भी हैं, इंफॉर्मेशन अपनी जगह पे, अगर वो हो सकते हैं तर्जुमान तो कहीं ना कहीं ये भी इंफॉर्मेशन ही ना हो, एक चीज। दूसरा, वाकई आपको ये लगता है कि ये ख्वाहिश ही है, सोर्स कोई नहीं है इसके पीछे? लेकिन ये ख्वाहिश जो है ये हो सकता है सिर्फ शेख रशीद की ना हो और लोगों की भी हो, शायद जिसको वो रिप्रेजेंट करने का दावा कर रहे हैं वहां भी ये ख्वाहिश मौजूद हो। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 1993 से लेकर 2020 तक ये ख्वाहिश बहुत सारे लोगों की, लेकिन ये ख्वाहिश कभी अमली जामा नहीं पहन सकी। ये इंफॉर्मेशन इस हद तक हो सकती है कि वहां पर भी यही तसव्वुर और वो भी यही चाहते हो और उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहे हो, लेकिन ये रिफ्लेक्शन तो हो सकती है, ये होना मुमकिन नहीं। हाँ, ये कहना कि फलाना आदमी फलानी तारीख तक गिरफ्तार हो जाएगा, ये इंफॉर्मेशन है और ये होता है, और ये इसलिए होता है कि पहले से तयशुदा होता है, और इसीलिए ऑपोजिशन को ये मौका मिलता है कि वो कहते हैं कि नैब जो है वो एक खुद मुख्तार इदारा नहीं है। सही, यानी उसको गठजोड़ का नाम दिया जाता है। हाँ, गठजोड़ का नाम। सही। तो मेहदी साहब, उन्होंने तो मशवरा भी दे दिया उनको, मौलाना फजलुर रहमान को, गो के सरबराही उनके हाथ में आ गई है पीडीएम की, लेकिन वो साथ साथ कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान खुद को इस्तेमाल होने से बचाएं। तो इस मशवरे को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये भी सियासी चाल है। शेख रशीद को यही कहना चाहिए, उनको कोशिश करनी चाहिए कि ऑपोजिशन के इत्तेहाद में दरार पड़े। वो जहां पे वीक लिंक्स है उनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह कोई मसाइल पैदा हो। अब ये ऑपोजिशन के ऊपर है और खासतौर पे नवाज शरीफ साहब के ऊपर है, जो सबसे सीजनल आदमी, और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब है, कि वो कोई ऐसा मौका फराहम ना करें जिसकी वजह से अवाम की तवज्जो पटे। यही कामयाबी होगी कि अगर ऑपोजिशन मुत्तहिद रहती है तो यही कामयाबी होगी, और ये डे टू डे आप देखेंगे कि हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होता रहेगा। तो शेख रशीद हो या दूसरे तर्जुमान हो, अब देखिए ना, दिलचस्प आदमी है वो शहबाज गिल साहब। अब वो खुद जो हैं वो अमेरिका के ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, लेकिन वो बात कर रहे हैं उस आदमी के मुतालिक जो 3 दफा मुल्क का वजीर आज़म। सही, बल्कि मैं उनकी तरफ भी आऊंगा मेहदी साहब, शहबाज गिल साहब के हवाले से भी बात करेंगे, बहुत से हुकूमती अरकान या वज़रा की बात होगी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, वाकई मौलाना फजलुर रहमान को कोई इतना प्रेशर डेवलप हो चुका है कि उन्हें ये मशवरा देना पड़ रहा है? यानी कोई ऐसी चीज है मशवरा देने को वो पीपल्स पार्टी को दे सकते हैं, नून लीग को दे सकते हैं, मौलाना को क्यों दे रहे हैं? देखिए, वो मौलाना को इसलिए दे रहे हैं कि मौलाना जो है उन्होंने पिछले साल साबित किया है कि उनका जो कारकुन है वो उनके साथ बहुत ज्यादा कमिटेड है, और इतनी बड़ा हजूम लेकर वो आ गए जो पाकिस्तानी तारीख में लॉन्ग मार्च में कभी देखने में नहीं आया, लेकिन एक कमला भी नहीं टूटा। तो इसका मतलब है बड़े डिसिप्लिन किस्म के लोग हैं, लेकिन अगर इनको किसी वक्त मौलाना ने अनडिसिप्लिन कर दिया तो ये फिर किसी के भी हाथ नहीं आएंगे। ये वो लोग नहीं है जो अपनी कमीजें पकड़ा देंगे और कहेंगे मुझे गाड़ी में बिठा दो। ये फिर वहां पर एक मुकाबले की फिजा पैदा हो जाएगी, और ये चीजें सबको नजर आ रही है कि अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो हुकूमत के लिए मुमकिन ही नहीं रहेगा कि हुकूमत चल सके। तो इसलिए वो टारगेट कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की गालिब अक्सरियत आपके साथ नहीं है। तो इसलिए आप इस हद तक अपना कंधा मत दीजिएगा, क्योंकि फाइनली फायदा नवाज शरीफ को या बिलावल भुट्टो को होना है। तो वो अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि आज फजलुर रहमान साहब इस पोजीशन में आ गए हैं कि वो वजीर आजम बने ना बने, लेकिन वजीर आजम से हटकर जो एक बड़ा होता है आज वो उसके लिए दस्तक दे रहे हैं। और सही, और वो दस्तक उनकी कामयाब हो सकती है, कोई ना कोई दर खुल सकता है, वक्त भी हो सकता है कि वो दर खुल जाए। सही। राय साहब, मैं आपकी जानब भी आपसे भी यही सवाल करूंगा कि आखिर मौलाना को मशवरा क्यों दिया जा रहा है और वाज़े तौर पे शेख रशीद दे रहे हैं? देखिए, बड़ा खूबसूरत तरीके से मेहदी साहब ने उसको समराइज किया है। उसमें एक हद तक मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है। उन्होंने कहा कि पाक फौज चूंकि तरदीद नहीं करती तो इसलिए वो उनके स्पोक्समैन है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, शेख रशीद साहब जो है इस वक्त रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर हैं,
और अगर ISPR की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है तो फिर जाहिर बात है डायरेक्ट एक कन्फ्लिक्ट वाली बात बन जाती है और उसी को फिर मीडिया ही लेके चल पड़ता है कि ये इस बात पे इख्तलाफ आ गया गवर्नमेंट के साथ। तो मैं समझता हूं कि उनकी तरफ से तरदीद ना आने का मतलब ये नहीं है कि शेख साहब पाक फौज के तर्जुमान हैं, ठीक है, वो अपने आप को कहते रहे, कहने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन जस्ट उनकी तरफ से तरदीद ना आने का मतलब ये नहीं है कि वो उनके तर्जुमान हैं। इदारा तो है ना, वो इदारे का अगर तर्जुमान है और कोई शख्स कोई ऐसी बात कर देता है जो तर्जुमान का ही बनता है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि वो चूंकि सिटिंग गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट, वैसे अगर बात हो तो शायद तरदीद करना आसान हो जाए, तो शेख साहब की बजाय कोई और भी तो कर सकता है, बाकी कोई नहीं ऐसी बात करता। तरदीद आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन इसका मैं कह रहा हूं कि इस अगर मैं जानना चाहता हूं कि वो जो मशवरा उन्होंने मौलाना को दिया है वो मशवरा किसी और को क्यों नहीं देते और मौलाना को मशवरा देने का वजह? असल शेख साहब उस बंदे को क्रिटिसाइज करते हैं या उस हवाले से बात करते हैं जिससे उन्हें खौफ महसूस हो रहा होता है। देखें पिछले दिनों अब मरियम के ऊपर क्यों ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, या बिलावल को कई दफा बहुत, उन्हें तो बाकायदा उन्हें पता है कि ये फ्यूचर है, मरियम और बिलावल जो है वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। वो हमेशा जब भी बात करेंगे कभी शीन से मीम को निकालेंगे, कभी नून से मीम को निकालेंगे, इसी तरह बिलावल के हवाले से कई दफा ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं कि उन्हें पता है कि ये फ्यूचर है। अब उन्हें समझ आ रही है कि मौलाना साहब की पोजीशन क्या है, वो किस तरीके से और कितना इफेक्टिवली अपोजिशन को लेके चल सकते हैं और अपोजिशन की सही मानों में तर्जमानी कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा, और दूसरा फिर उनका इस तरह के मशवरे, उनका काम है एक शरारत पैदा करना, एक शैतानी पैदा करना। हमेशा आपने देखा कि ऐसी फितने वाली बात करेंगे कि जिससे अपोजिशन के अंदर को फितना डिस्टर्बेंस पैदा हो ताकि इनको फायदा हो उसका। लेकिन अब मौलाना साहब बहुत मंजे हुए पॉलिटिशियन है, अब इस तरह के हर उसमें शेख साहब के मशवरे उनके लिए मेरे ख्याल में कोई मानी नहीं रखते और ना रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब अपोजिशन चल पड़ी है, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज होके PDM की जो शक्ल उन्होंने अख्तियार कर ली है, अब जिस तरह के मुल्की हालात जिस रुख पे गवर्नमेंट की डिलीवरेंस जा रही है, तो इन हालात में कोई फेवरेबल बात गवर्नमेंट को या शेख रशीद को नहीं जा रही, क्योंकि अपोजिशन जो भी बात कर रही है ये उन्हीं की बातों में से, उन्हीं की डिलीवरेंस का पूछ रहे हैं, उन्हीं के जो कमिटमेंट है उनका पूछ रहे हैं। तो फ्यूचर में मेरा तो सवाल सिर्फ इतना है, क्योंकि खुशी हुई एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया गया, PDM आ गई और मूवमेंट की सरबराही मिल गई, और उसके बाद अब सिर्फ मौलाना को ये मशवरा देना, बाकी सारी काबीना, बाकी APC, बाकी जमातें, बाकी लीडर्स वो किसी अहमियत के हामिल नहीं नजर आते। शेख देखें उन्हें पता है कि अब देखें ना, लीडर को वो डिट्रैक करना चाहते हैं। अब कैसी बातों से कि आपको क्या मिलेगा, जिस तरह मेहदी साहब ने बात की कि बड़ी पार्टियां तो दूसरी हैं, वो अगर आप सारा कुछ इनको इवन के डिस्टेबल कर देते हैं या इनको गवर्नमेंट से चलता कर देते हैं तो आपको क्या हासिल होगा। इस तरीके से इस तरह की सियासी बातें ये करके ना, तो वो बेसिकली जो लीडर है इस अपोजिशन, यानी उस लीडर में इतनी बर्थ उन्हें नजर आती है कि वो पहले मैंने कहा कि शेख साहब बात ही उसी की करते हैं कि जिससे उन्हें पता है कि जिसके अंदर को पोटेंशियल है, जिससे उन्हें खौफ फील होता है। आप देखें पिंडी के अंदर, तो ये आपको कहीं ना कहीं जाती खौफ नजर आता है उनकी शख्सियत के हवाले से, या कोई हुकूमत का, या कोई ऐसा? देखिए उनकी जात तो खुद तो कुछ नहीं है ना, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि वो किसी न किसी गिरोह का सहारा इसी वजह से लेते हैं कि अब देखें कि ये PTI में जाने से पहले शेख साहब का, चूंकि पिछला दौर ये इनका मुशर्रफ साहब के साथ था और लाल मस्जिद के हवाले से इनका एक इंस्टांस था, बिल्कुल उसके बाद इनकी पोजीशन ये थी कि पिंडी इस्लामाबाद में ये बाहर नहीं निकल सकते थे। इन्होंने फिर 2 लाइनें पकड़ ली, एक नया नारा आ गया था तब्दीली वाला, एक उनके साथ चल पड़े, और दूसरा मजहबी तंजीमों के हर जलसे में जाके दोनों हाथ पकड़ के खड़े हो जाते थे। तो इन्होंने वो अपना जो पिछला चेहरा है वो छुपाने के लिए, उस चेहरे को धोने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए एक नई लाइन ले ली। अब ये सहारा लेना किसी गिरोह का, पार्टी का मजबूरी है, वरना शेख साहब मेरे ख्याल में अब पिंडी में क्या अपनी गली में भी शायद जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलें ठीक है, लेट्स सी, ये तो वक्त बताएगा कि क्या सूरत हाल होती है, लेकिन अभी तक तो उनका तोती बोल रहा है और उनकी पेशगोइयां मशवरे जारी हैं और वो बार बार कर देते हैं। मैं मजीद आगे बढ़ता हूं। लीगी रहनुमाओं ने भी हुकूमत पर तनकीद की है। कल एक जलसा था लाहौर में, वहां पे बहुत सारी बातें की गई हैं और वो वहां पे जो लीडरान वहां पे मौजूद थे, साद रफीक हो गए, राना सनाउल्लाह हो गए, अयाज सादिक, इसके अलावा बाकी भी रहनुमा थे नून लीग के। लेकिन उनका क्या कहना है, एक तो ये कि हुक्मरानों की पॉलिसियां
मईशत को ले डूबी। और साथ में वो जो 50 लाख घरों का वादा था वो झूठ है। इसके अलावा मुल्क बीआरटी की तरह चलाया जा रहा है। यानी ये वो बयानात नहीं जो इन्हीं रहनुमाओं के हैं, लीगी रहनुमाओं के। तो पहले मैं जरा जानना चाहूंगा मेहदी साहब से कि जी वाज़े तौर पे एक तो तनकीद की जा रही है, दूसरा ये कहा जा रहा है जेलें और मुकदमात जो हैं वो रास्ते नहीं रोक सकते। देखिए, कल जो है वो बुनियादी तौर पे कोई बाकायदा कोई ट्रांसपोर्ट या चीजों का तो बंदोबस्त नहीं था। मैं अच्छा मेहदी साहब, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना होगा, जहां से ये सिलसिला मैं तोड़ रहा हूँ वहीं से जोड़ूंगा। नाज़रीन, प्रोग्राम लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तस्दीकों का सिलसिला जारी है। मैं मजीद आगे गुफ्तगू शुरू करता हूँ और सिलसिला जहां से टूटा था वहीं से जोड़ेंगे। मेहदी साहब, मेरे सवाल किया था, लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत पर तनकीद की और बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं, यानी जिनमें वाज़े तौर पर वो कह रहे हैं कि जो एहतजाजी तहरीक उन्होंने शुरू की है वो तहरीक किसी भी सूरत दम नहीं तोड़ेगी, चाहे जेलें हों या मुकदमात हो, किसी की चीज का भी सामना करना पड़े तो वो मुसम्मम इरादे से इस तहरीक को जारी रखेंगे। तो कैसे देख रहे हैं? जी, मैं अर्ज कर रहा था कि क्योंकि मैं लाहौर में हूँ, लाहौर से ताल्लुक है, तो ये कोई बाकायदा इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, ना कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह किसी को मुहैया की गई थी। तो ये समाजी मीडिया के जरिए से लोगों तक मैसेज पहुंचा था कि आज वहां पे रैली, और सिर्फ एक दिन पहले ही ये सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन कल अच्छे खासे लोग वहां पे इकट्ठे हो गए थे और उसका फिर भरपूर फायदा उठाया मुस्लिम लीग के लीडरशिप ने। जो तकरीरें करने आए उन्होंने तकरीबन कमोबेश यही बातें की। और फिर इससे पहले हम दोनों साहिबान ये आपसे बात कर चुके हैं और राजा साहब ने बहुत तफसील से इस मौजू पे बात की है। तो ये चीजें जो है अब आगे बढ़ेंगी, अब ये चीजें जो है वो रुकेगी नहीं। इसमें मुस्लिम लीग वाले क्या कह रहे हैं या कौन क्या कह रहा है ये अब शायद मैटर नहीं करेगा। ये हम दिन ब दिन देखेंगे कि ये चीजें जो हैं ये अपने अंजाम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब इसका अंजाम क्या होगा ये कहना कबल वक्त होगा कि ये कहाँ तक पहुंचती है, लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए किसी सूरत में भी अच्छी नहीं है। और मैं इसका कसूरवार समझता हूँ वजीर आजम पाकिस्तान को, पार्टी को भी नहीं। ये उनका कसूर है कि उन्होंने पहले उनकी पॉलिसीज के हवाले से आप कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ पॉलिसीज नहीं, उनके रवैये की भी बात कर रहा हूँ। उन्होंने पहले दिन से ये कोशिश ही नहीं करी कि अपोजिशन को देखे। हमने देखा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो पिछले 10 साल थे ना वो काफी बेहतर हमने देखा कि गुजरे। और ये नहीं कि ऑपोजिशन नहीं हुई, ऑपोजिशन भी हुई। उस जमाने में शहबाज शरीफ साहब का मशहूर जुमले भी हुए कि हम सड़कों पे घसीटेंगे जरदारी साहब को, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद एक जो खिड़की थी ना वो ओपन रहती थी, गुफ्तगू रहती थी। लेकिन हमने 2 सालों में देखा कि कोई भी कानून साजी जो है वो मुश्तरका तौर पे नहीं हो सकी, सवाए उस कानून साजी के जो कहीं और से करवाई गई। उसके अंदर तो सब इकट्ठे आकर बैठ गए, वरना कोई कानून साजी नहीं हुई। तो ये जो सारी सूरत हाल है, अब इसका कोई ना कोई तो नतीजा निकलना था, और वो नतीजा ये निकल आया है कि तमाम सियासी जमातें जो फजलुर रहमान साहब वेरी फर्स्ट डे कह रहे थे, वो अब नवाज शरीफ साहब अब कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें उसी वक्त असेंबली में नहीं बैठना था। इसका मतलब है कि वो यहां तक तो पहुंच गए कि अब इस असेंबली की कोई वक़्त नहीं है। अब ये सूरत हाल जब हो तो फिर उसके बाद आप खुद ही सोचें नहीं, जिस तरह ये बात की जा रही है, आपने अभी बोला कि सूरत हाल तो ऐसी है कि ये होगा, ऐसे ही होता हुआ नजर आ रहा है आपको कि वो तहरीक जो है एहतजाज की वो चल रही है और किसी न किसी तरह वो कामयाब होती नजर आ रही है। तो फिर बयानिया कोई अहमियत नहीं रखता, ये जो बयानिया और स्पेशली कारकर्दगी के हवाले से हुकूमत की जो बात की जाती है, नून लीगी रहनुमा, बात ये है कि ये अपनी जगह पे बहुत अहमियत रखता है, लेकिन सिर्फ ये एक वजह नहीं है। वजह जो सबसे बड़ी है ना वो वही वजह है कि 2018 के इलेक्शन को किसी भी सियासी जमात ने, हत्ता के पूरे दुनिया के मीडिया ने और पूरी दुनिया के जो लोग यहाँ पे ऑब्जर्वर आए थे, उनमें से किसी ने भी उस इलेक्शन की शफाफियत को नहीं माना। और यही वो खतरनाक सूरत हाल थी जो पाकिस्तान के अंदर। देखिए 2013 में सिर्फ इमरान खान कह रहे थे कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, लेकिन 2018 में इमरान खान से हटकर सब बच्चे इमरान खान भी ये कह रहे थे कि जनाब हमारे कुछ लोगों के साथ जाती हो गई। तो इसलिए मैं कहना ये चाह रहा हूं कि असल तो वजह वही है,
उसके बाद फिर महंगाई, बेरोजगारी, उनके वादे, ये सारी चीजें उसमें ऐड हो गई। हाँ, आम आदमी के लिए ये चीजें बहुत अहमियत रखती। सही। राय साहब, आप कैसे देख रहे हैं फिर नून लीग की तनकीद को और स्पेशली बयानिए को? देखें, अब नून लीग का जो बयानिया है, मेरे ख्याल में अब सिर्फ नून लीग का बयानिया नहीं रहा, क्योंकि जब से पीडीएम ये जो इत्तेहाद है मूवमेंट ये बना है, उसके बाद से अब ये अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ बन गया है। अब जो भी लीगी रहनुमाओं ने वहाँ पे बात की, बल्कि ये तो जिस तरह के मेहदी साहब ने कहा कि ये बहुत प्री प्लान नहीं था, को बहुत ज़्यादा इसके लिए एफर्ट नहीं हुई, तो मैं ये समझता हूँ कि लीगी क़यादत या अपोजिशन की जो भी जमात इस तरह का गठ करती है, उसमें बाकी पार्टीज़ को भी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही क्यों ना हो, बाकी पार्टीज़ को भी ऑन बोर्ड लेके बात करें, ताकि वो यूनिटी भी कायम रहे। और वो जो देखे ना कि अभी जिस तरह का ये है कि लाहौर में लीगी रहनुमाओं ने ये बात की, वो फिर बात हो कि अपोजिशन रहनुमाओं ने ये बात की, उसमें बाकी पार्टीज को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए हर जगह पे। आल दो कि ये प्री प्लान नहीं था। की रैली थी और लाहौर की बात हो रही है, जिस तरह मेहदी साहब ने जिक्र किया, और लाहौर में नून लीग किसी हद तक कह लें कि वो जी राणा साहब, मैं कहता हूँ कि वो उस इत्तेहाद के आने के महज वजूद में आने के बाद ना, अब ठीक है वो एक हो गया उनका अपने पार्टी का था, लेकिन आइंदा के लिए ये चाहिए कि कोई भी पार्टी, चाहे पीपल्स पार्टी करती है, नून लीग करती है, जमात इस्लामी या अपोजिशन की कोई भी जमात वो करती है, तो उनको ये चाहिए कि बाकी पार्टीज को भी ऑन बोर्ड लेके करें, वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। और इफेक्टिव इस वजह से भी होगी कि जिस तरह मेहदी साहब ने कहा कि देखें, पीटीआई की ओवरऑल टीम भी तो वो एक्सपीरियंस्ड और वो टैलेंटेड नहीं है, लेकिन इसमें जो उन्होंने पॉइंट आउट किया जिस बात को कि इमरान खान जाती तौर पे इसके जिम्मेदार है, मैं कहता हूं कि उनका जो रवैया है वो जमहूरी क़यादत वाला रवैया नहीं है, वो बिल्कुल उनका एक डिक्टेटर की तरह, उन्हें जैसे अपोजिशन से और सियासत से नफरत है, इस तरह की बातें उनके कंडक्ट से लगती हैं। पहले दिन से देखें कि मियाँ साहब की मिसेज वफात पाई, उन्होंने वहां पे नहीं गए, मतलब जाती अनाद जिस तरह उन्होंने को रखी हुई है बाकी पार्टियों के साथ। भाई पॉलिटिक्स में आप छोटी छोटी उनका यही, आपको भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं ये बयानिया इतना ताकतवर नहीं है, तहरीक ही ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, या हालिया सूरत हाल ऐसी है कारकर्दगी की कि वो तहरीक कामयाब होती नजर आ रही? परफॉर्मेंस वाला जो बयानिया है ना, वो बहुत मानी खेज है और बहुत उसे अवामी पजीराई मिल रही है, क्योंकि देखें कि अवाम को जो नारे उन्होंने दिखाए थे ना, उसमें कुछ नहीं मिला, ना वो 50 लाख घर मिले, ना को बाकी जिस तरह के उनके ख्वाब थे कि इस तरह का पुलिसिंग सिस्टम होगा, इस तरह का जुडिशियल सिस्टम होगा। चले, मैं मजीद अगर थोड़ी सी आगे बात करूं तो हुकूमती अरकान जो है वफाकी वज़रा, चूंकि एक दिन पहले जो इजलास हुआ उसमें वाजे कर दिया गया था, हदायत जारी की गई थी कि जारहाना पॉलिसी अपनाई जाए, तो हुकूमत की जितनी भी पॉलिसी है वो जारहाना ही नजर आ रही है। शिबली फराज वो सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं नवाज शरीफ से कि जी बैरून मुल्क सासे कैसे बनाए, और शहबाज गिल उन्होंने बोला मुजरम नवाज शरीफ आम शहरियों के मुसावी हकूक नहीं रखते, और इसी तरह फयाजुल हसन चौहान का लहजा और अंदाज तो आप जानते हैं कि वो भी कितना तनकीदी और शिद्दत इख्तियार करता है। तो फिर हुकूमती वज़रा की तनकीद को आप कैसे ले रहे हैं, क्या वो कोई असर नहीं रखती या वो बयानिया? देखें, जो टाइम आगे बढ़ रहा है, गवर्नमेंट के मिनिस्टर जिस तरह डेस्परेट नहीं होते कि उनमें वो डेस्परेशन आ रही है, उनके अंदर एक बेचैनी और गुस्सा और वो चीज बढ़ रही है, और उनको ले दे के कुछ नहीं बचता, बस एहतसाब की बात करते हैं, दूसरे पे क्रिटिसाइज, दूसरे के करप्शन के एलिगेशंस दूसरे के ऊपर। इसके अलावा आप मुझे बताएं कि आज अगर इनसे परफॉर्मेंस का पूछें तो सिवाय इसके कि ये नारे की हद तक, क्योंकि देखें ना साहब एक नारे की हद तक है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो आप देखें कि अपोजिशन की सिर्फ जमातें क्रश हो रही हैं, जितने भी सिटिंग मिनिस्टर्स हैं उनके जितने भी स्कैंडल आए, चाहे अद्वयात का स्कैंडल है, चाहे गंदम का स्कैंडल है, चाहे बाकी जो अभी वो मास्क वाला ये जब कोरोना कोविड-19 आया तो वो एक स्कैंडल सामने आया, बाकी किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसा मामला होता है, कोई स्टेटमेंट आता है, कोई इफेक्टिव स्टेप लिया जाता है, साथ ही नैब का नोटिस आ जाता है। तो ये सारा सिनेरियो, ये इससे ये लगता क्या है, बल्कि अब ये अंडरस्टूड सी बात लग रही है कि ये बिल्कुल वन साइडेड, सिर्फ अपोजिशन को क्रश करने के लिए, जमहूरी ताकतों को क्रश करने के लिए, मीडिया को क्रश करने के लिए। अब देखें मीडिया को कितना कार्नर करके इन्होंने रख दिया है।
कि जितने भी बड़े हाउसेज हैं, बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, जो इंडिपेंडेंट लिखने वाले, उनका हाल इन्होंने। चले मैं मेहदी साहब से पूछ लेता हूँ। मेहदी साहब, आपको क्या लगता है, हुकूमती जो वज़रा हैं या हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी इख्तियार की गई, जारहाना पॉलिसी, वो और उनका बयानिया, वो कितना कारगर साबित होता नजर आ रहा है आपको? देखिए, बात असल में यह है कि जारहाना पॉलिसी नहीं है, बल्कि है ये कि आप जो हैं वो गलत बयानी से काम दे रहे हैं। लेकिन आप एक साबिक वज़ीर आज़म को कह रहे हैं कि 30 दफा आपने वज़ीर आज़म बनाया, तो वोटों से बना, आपकी बाकी एजेंसीज हर एक में क्लियरेंस दी होगी, उस बंदे के मुतालिक कह रहे हैं कि ये शख्स को पाकिस्तान के साथ वफादार ही नहीं। तो जहां ये सूरत हाल, और कहने वाला एक ऐसा आदमी है जो अमेरिका का ग्रीन कार्ड होल्डर है, शहबाज गिल साहब, अब आप मुझे बताइए कि उसका अवाम पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, पॉलिसी जारहाना होनी चाहिए, लेकिन बात होनी चाहिए फैक्ट्स के ऊपर, उस चीजों पर होनी चाहिए जो अपोजिशन की गलतियां हैं, तो फिर तो कुछ अवाम भी सोचे। लेकिन आप अगर सिर्फ यही वाली बातें कहेंगे तो देखिए, ये बातें जो है ना, ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जमाने से चल रही, और ना इसको मोहतरमा फातिमा जिन्ना के वोटरों ने कोई अहमियत दी थी, उन्होंने जाकर उन्हीं के डब्बे भर दिए, और ना ये हमने आज तक देखा है कि ये किसी ने कोई अहमियत दी है। तो ये तो फजूल सी बातें हैं। जारहाना पॉलिसी वो होती है, वो तो खुद क्रिकेटर रहे हैं, जारहाना खेल का एक तरीका होता है, ये नहीं तरीका होता है। जहां तक है बात इंसाफ की, मैं तो इससे आगे बात करूंगा कि सिर्फ मिनिस्टर्स की बात नहीं है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद जवाब देना चाहिए बहुत सारी चीजों का, जिसके अंदर उनका अपना नाम जो है वो इन्वॉल्व हुआ है। मिसाल के तौर पे ये चीनी के सारे मामलात जो है, ये उनसे हटे हुए नहीं है, उनसे हटे हुए गंदुम के मामलात नहीं है, अद्वियात वाले। और इससे अगर हम पीछे चले जाएं तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने बगैर इजाजत के शौकत खानम के पैसे जो थे वो इन्वेस्ट कर दिए थे अम्मान के अंदर हैदरी साहब के साथ, और उन्होंने फरमाया था कि अगर ये पैसे मैंने वापस ना किए तो मैं लाहौर का जमान पार्क वाला घर बेचकर वो पैसे पूरे करूंगा, और वो पैसे आज तक। सही। मेहदी साहब, यानी आपको ये लगता है कि हुकूमत का बयान ये शायद कोई इतना कारगर साबित नहीं होता हुआ नजर आ रहा हालिया सूरत हाल में। चले मैं मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और बात करते हैं सिंध की और कराची की। सिंध की और कराची की बात के हवाले से सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि आज अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा, और पीपल्स पार्टी जो है वो कराची में अपनी अवामी ताकत दिखाएगी, और इसके साथ साथ MQM पाकिस्तान जो है वो हैदराबाद में। तो कराची की सूरत हाल या सिंध की सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं मेहदी सर? देखिए, बात असल में ये है कि ये दोनों वो जमातें हैं जो पिछले 88 के इलेक्शन से लेकर आज तक वहां पर किसी न किसी अंदाज के अंदर रूल कर रही हैं। अगर इलेक्शन हुए हैं तो MQM उस वक्त हमेशा रही है जिस वक्त कभी भी छतरी जो है वो फौज की या मार्शल्ला की रही तो वो हुकूमत में रहे, कभी कभी पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी भी रहे। तो दोनों जो है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को, और पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि अर्बन एरिया जो काफी अरसे से उसके हाथ से निकल चुका था, खासतौर से कराची की स्काउटिंग, उसको वो एक दफा दोबारा कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। तो दोनों पार्टियां हैं, लेकिन इसको आप जरा एक और एंगल से भी देखिए कि क्या ऐसा तो नहीं होने वाला कि सब लोग ये स्मेल कर रहे हैं कि किसी वक्त भी हमें कहीं इलेक्शन मूड में ना जाना पड़ जाए, तो इसलिए वो ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मैं इसी तरफ आना चाहता था, बल्कि मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि आपको क्या लग रहा है, वाकई कोई ऐसी सूरत हाल नजर आती है? देखिए, जो सूरत, क्योंकि वहां पे जो एक जमात है वो तो इत्तेहादी है हुकूमत की वफाक। जी, जो सूरत हाल बनती जा रही है ना जी, अगर इसका जमहूरी हल निकला और अच्छा हल निकला तो वो तो फिर नए इलेक्शन के ऊपर ही जाएगा, लेकिन अगर इसका कोई गलत हल निकल आया तो फिर शायद इलेक्शन बहुत दूर चले जाएंगे। तो ये दोनों सूरतें जो हैं वो इस वक्त हैं, और ये असल में और कौन सा हल आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुझे तो अभी सरे दस जो है ना वो बड़ी कंफ्यूजन नजर आ रही है, क्योंकि इमरान खान साहब का जो रवैया है वो ये बताता है कि वो उस तरह के खिलाड़ी हैं कि जो खुद भी नहीं खेलेंगे और किसी को खेलने भी नहीं देंगे। तो इसलिए वो इलेक्शन और ये सारी चीजें शायद उनकी पहुंच से दूर हैं। वो अगर नए इलेक्शन में गए तो शायद उनके लिए कुछ ज्यादा चांसेस हमें नजर नहीं आ रहे आज की सिचुएशन में। आज की सिचुएशन में हम सिंध की आप बात कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इंटीरियर सिंध में आज भी पीपल्स पार्टी छाई हुई है, और शायद अब वो कुछ सीटें अर्बन सिंध के अंदर भी ले ले। और इसी तरह पंजाब पूरा जो है इस वक्त नवाज शरीफ के साथ है,
और हजारा का भी जो इलाका है उसमें भी नवाज शरीफ साहब ने दोबारा रीगेन कर दिया है। अब पख्तून एक बेल्ट है, उसके अंदर सबने मुकाबला करना है। फजलुर रहमान साहब ने भी अपनी सीटें लेनी है, ANC ने भी लेनी है, तो पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए इलेक्शन इमरान खान साहब को तो सूट नहीं करते हैं, तो वो तो कोशिश नहीं करेंगे कि इलेक्शन का जाए, वो तो फिर चाहेंगे कि खत्म हो जाए। और यहाँ चले मैं बैरी साहब आपसे इस हवाले से भी एक राय लूंगा। ये सवाल है मेरा आपकी जानिब, लेकिन क्योंकि महदूद वक्त है और मैं चाहूंगा कि राजा साहब भी थोड़ा सा तबसरा उनसे भी कि राजा साहब पीपल्स पार्टी और MQM सिंध में जो सूरत हाल है, आज अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा, लेकिन बड़े बड़े दावे किए गए हैं रहनुमाओं की जानिब से। सईद गनी जो कहते हैं वो कहते हैं कि आज की रैली जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है और साजिश करने वालों के लिए नुविश्ता दीवार साबित होगी। और उधर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो कहते हैं कि जो पीपल्स पार्टी कर रही है वो सरकार की वजह से, सरकार उनके पास है, हुकूमत का सारा जोर है, एक्चुअल जो ताकत पेश की जाएगी वो तो MQM पेश करेगी। तो कैसे देखते हैं? देखिए राना साहब, सिंध के अंदर बल्कि पूरे मुल्क के अंदर एक बेचैनी है। बेचैनी यही है कि किसी को नहीं पता, डिलीवरेंस, गवर्नमेंट की डिलीवरेंस में फेलियर के बाद अब बिल्कुल किसी को नहीं पता कि ये गवर्नमेंट टेन्योर पूरा करेगी या नहीं करेगी। और इसी कंफ्यूजन की वजह से आप देखें कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज आज से साल, 1.5 साल, 2 साल बाद शुरू होनी चाहिए थी वो भी से शुरू हो गई हैं। और ये बात दुरुस्त है कि किसी को कोई पता नहीं कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक स्ट्रेटजी तो इमरान खान की अपनी भी है कि जिस तरह भाई ने बात की कि वो उनकी सोच इस तरह है कि ना मैं खेलूं ना किसी को खेलने दूं। अब इसमें यह है कि अगर 5 साल पूरे करने के बाद ये इलेक्शन में जाते हैं तो फिर तो सफाया है PTI का। तो ये वो तो इस हालत में भी कह रहे हैं कि अब चूंकि इलेक्शन इस्लाहात भी नहीं हुई और बहुत सारे मामलात अभी जो इमरान खान है उनके कंट्रोल में, मैनेज करने के, इलेक्शन मैनेज करने के, ये वो, तो वो मेरा ख्याल है कि जब देखेंगे कि डिलीवरेंस अब उनसे हो नहीं रही, वो रिजल्ट, वो ख्वाब जो लोगों को दिखाए थे वो पूरे नहीं हो रहे, तो कहीं वो मिड टर्म इलेक्शन की तरफ ना चले जाए। ताकि सुने, सिंध में जो दावे किए जा रहे हैं वहां के रहनुमाओं के, यानी MQM और पीपल्स पार्टी वहां पे हुकूमत कर रही है, MQM इत्तेहादी है वफाक में भी, यानी वफाकी हुकूमत की भी। तो ऐसी सूरत हाल में सिंध में भी जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है सियासी सरगर्मियों की, वो किधर जाती हुई नजर आ रही है? राना साहब, सिंध में मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रांग है। चाहे अर्बन रूरल को इसको डिवाइड करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं नहीं समझता अक्रॉस द बोर्ड अगर फेयर इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी वहां पे 1 एंड ओनली है। उसकी रीजन मैं बताता हूं कि 77 के बाद अभी भी यही सूरत हाल नजर आती है। देखिए 77 के बाद उनकी हुकूमत है। 77 के बाद मुख्तलिफ टेस्ट ट्यूब बेबीज जैसे MQM है, MQM बड़ा अरसा उसको बाज ताकतें सपोर्ट करती रही, जिसकी वजह से वो अपने पांव पे उस जगह से इलेक्शन जीतती रही। बल्कि जीतती क्या रही, जो अवाम पोल करते रहे वो गिनती ही नहीं हुए वोट। बड़े अरसे तक इस तरह चलता रहा। जब उन्होंने देखा कि MQM का फेलियर हो गया और अब जो अवाम किसी भी सूरत उस साइड पे नहीं जा रहे, तो फिर PTI को वहां पे इंट्रोड्यूस करा दिया गया और फैसल वाडा और पता नहीं कौन कौन से, जिनको को गली का बच्चा भी नहीं जानता था, वो वहां पे MNA बने हुए। तो ये कराची में अच्छी खासी PTI की सर फेयर इलेक्शन, अब देखे ना, खान साहब एक साइड पे नहीं जा रहे ना, वो बड़े ख्वाब दिखाते होते थे कि फेयर इलेक्शन ना हो तो ये हो जाता है, देखें हम तो ऐसी तब्दीली लाएंगे। साहब, मैं यानी वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाजत लेना होगी। आप शख्सियात का, यानी राय साहब आपकी आमद का शुक्रिया और मेहदी साहब आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया, तजदीद और वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, ज्यादा मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा।